हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द आइडियल स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे भूकंप। आपने अभी यानी पिछले पार्ट में तड़ित झंझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन किया। कक्षा 7 में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के विषय में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक नहीं विकसित कर पाए हैं। यह है भूकंप। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगदर शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के कुछ भुज जिले 26 जनवरी 2001 में बड़ा भूकंप आया था। क्रियाकलाप 15.5। आप अपने माता पिता से इस भूकंपों द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति के अपार क्षति के बारे में पूछिए। उनके समय समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से ये चित्र आप देख सकते हैं। भूकंपों द्वारा हुई दार्शनिक भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र इकट्ठा कीजिए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बनाएं। भूकंप क्या होता है? यह आता कहाँ से है? इसके प्रभाव को कम कैसे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होता है? भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। भूकंप का कारण क्या है? मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी इस सांड के सींग पर टिकी है तथा जब सांड एक से दूसरे सींग पर लेते हैं तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य हो सकता है? प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणाएं मनगढ़ंत कथाओं जैसी पूजों की दादी ने सुनाई थी द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थीं। पृथ्वी के अंदर भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं? अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर भी सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंदन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। ये आप चित्र दे सकते हैं। सबसे भारी परत भूपर्पटी, उसके बाद प्रवार, फिर बाह्यक्रोड़, फिर आंतरिक क्रोड़। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट। प्लेट निरंतर गति करती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण, ये चित्र आप देख सकते हैं प्लेटों का, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाती है तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। अब ये दो तरीके से हो सकता है। चित्र एक देख सकते हैं, एक के ऊपर एक हो जाएगा या फिर बगल से रगड़ा खाएगी। यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं
तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय अथवा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकें। कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोट से भी भूस्खलन उत्पन्न हो सकते हैं। पृथ्वी पर भूस्खलन ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भारत के अति भूकंप आंशिक क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग ही खतरे के क्षेत्र में आते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं, इसमें जो ये हिमालय का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, थोड़ा बहुत गुजरात है और ये गंगा का मैदान है। यहाँ क्या है, भूकंप आने के ज़्यादा क्षेत्र हैं। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों को रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। भूकंप से बचाव। उपरोक्त चर्चा में हमने यह सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी सीखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। भूकंपीय क्षेत्रों जहाँ पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सकें। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हों ताकि वे भूकंप निरापद हों। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अत्यधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती। अलमारियां इत्यादि को दीवारों के साथ चढ़ना अधिक अच्छा होता है, जिससे कि वे आसानी से न गिरे। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक, गाइजर आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरें। चूँकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों, विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में आप अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिए। नंबर 1, यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे अथवा आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर पर तकिया से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान की खोज एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकलें। भूस्पंदन पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपीय तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंदन आने पर दोलन करने लगता है। इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। यह पेन इसे नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है।
इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं, जैसा कि आप चित्र 15.14 में दिखाया गया है। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। ये पहले ये भूकंप का चित्र आप देख सकते हैं, बीच में जो अधिकेंद्र है और ये बीच में के ऊपर जो अधिकेंद्र, बीच में जो बिंदु वो फोकस है। पृथ्वी का पृष्ठ भूकंपी तरंग है। बगल में जो है वो है भूकंप लेखी उपकरण। इसमें डोरी, चुंबकीय, ये लोलक, पेन, घूर्णी ड्रम, इस पे जो लाइन है ये चार्ट, पेन की सहायता से चार्ट बनाता है। विज्ञान में एक अन्य बहुत से पैमाने की भांति डेसिबल एक अन्य उदाहरण है। रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने को 6 परिमाण के भूकंप की क्षति मान ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक है। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है। इसीलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है। तो इस तरह आपका पाठ है वो पूरा हो जाता है। देखने के लिए धन्यवाद।